पुस्तक पूजा का विरोध करें। कोई जांच नहीं, कोई बोलने का अधिकार नहीं। जब तक आप किसी समस्या की जांच नहीं कर लेते तब तक आप उस पर बोलने के अधिकार से वंचित रहेंगे। क्या ये बहुत कठोर नहीं है? कम से कम नहीं। जब आपने किसी समस्या की वर्तमान तथ्यों और उसके पिछले इतिहास की जांच नहीं की है और उसके मूल तत्वों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आप उसके बारे में जो भी कहेंगे वह निस्संदेह बकवास होगा। बकवास करने से कोई समस्या हल नहीं होती। जैसा कि सभी जानते हैं, तो आपको बोलने के अधिकार से वंचित करना अन्यायपूर्ण क्यों है? बहुत से कॉमरेड हमेशा अपनी आंखें बंद रखते हैं और बकवास करते हैं, और एक कम्युनिस्ट के लिए यह अपमानजनक है। कोई कम्युनिस्ट अपनी आंखें बंद रखकर बकवास कैसे कर सकता है? यह नहीं चलेगा, यह नहीं चलेगा। आपको जांच करनी चाहिए, आपको बकवास नहीं करनी चाहिए। किसी समस्या की जांच करना उसका समाधान करना है। आप एक समस्या का समाधान नहीं कर सकते। खैर, नीचे उतरें और वर्तमान तथ्यों और उसके पिछले इतिहास की पड़ताल करें। जब आप समस्या की पूरी तरह से जांच कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसे कैसे हल किया जाए। निष्कर्ष हमेशा जांच के बाद आते हैं, उससे पहले नहीं। केवल एक अवरोधक बिना किसी जांच पड़ताल के समाधान ढूंढने या एक विचार विकसित करने के लिए अपने दिमाग को अकेले या एक समूह के साथ मिलकर काम करता है। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि इससे संभवतः कोई प्रभावी समाधान या कोई अच्छा विचार नहीं मिल सकता है। दूसरे शब्दों में, वह गलत समाधान और गलत विचार पर पहुंचने के लिए बाध्य है। निरीक्षण कार्य करने वाले कुछ कॉमरेड नहीं हैं, साथ ही कार्यालय में नए गुरिल्ला नेता और कैडर भी हैं, जो किसी स्थान पर पहुंचते ही राजनीतिक घोषणाएं करना पसंद करते हैं और जो इधर उधर करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं और इसकी निंदा करते हैं, जब उन्होंने केवल देखा है चीज़ों की सतह या मामूली विवरण। ऐसी विशुद्ध रूप से व्यक्तिपरक निरर्थक बातें वास्तव में घृणित हैं। ये लोग चीज़ों को गड़बड़ाने, जनता का विश्वास खोने और किसी भी समस्या को हल करने में असमर्थ साबित होने के लिए बाध्य हैं। जब उनके सामने कठिन समस्याएं आती हैं तो अग्रणी पदों पर बैठे बहुत से लोग उन्हें हल करने में सक्षम हुए बिना ही आह भर देते हैं। वे धैर्य खो देते हैं और इस आधार पर स्थानांतरण की मांग करते हैं कि उनमें योग्यता नहीं है और वे काम नहीं कर सकते। ये कायरों की बातें हैं। बस अपने दोनों पैरों पर आगे बढ़ें, अपने प्रभार के तहत रखे गए प्रत्येक अनुभाग का चक्कर लगाएं और हर चीज़ की जांच करें, जैसा कि कन्फ्यूशियस ने किया था, और फिर आप समस्याओं को हल करने में सक्षम होंगे, चाहे आपकी क्षमता कितनी भी कम क्यों न हो। क्योंकि हालांकि बाहर जाने से पहले आपका सिर खाली हो सकता है, लेकिन जब आप वापस लौटेंगे तो ये खाली नहीं होगा, बल्कि इसमें समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक सभी प्रकार की सामग्री होगी, और इसी तरह समस्याओं का समाधान किया जाता है। क्या आपको बाहर जाना चाहिए दरवाजे? जरूरी नहीं। आप जिसे कठिन समस्या कहते हैं उसके स्रोत तक पहुंचने के लिए स्थिति से परिचित लोगों की एक तथ्य खोज बैठक बुला सकते हैं और यह जान सकते हैं कि यह अब कैसी है, और फिर इसे हल करना आसान होगा। आपकी कठिन समस्या जांच की तुलना गर्भावस्था के लंबे महीनों से की जा सकती है, और किसी समस्या के समाधान की तुलना जन्म के दिन से की जा सकती है। किसी समस्या की जांच करना वास्तव में उसे हल करना है। जब माओ कहते हैं कि कन्फ्यूशियस की तरह हर चीज़ की जांच करो, तो ये कन्फ्यूशियस एनालिक्स पुस्तक त्रिपाई उद्धरण को उद्धृत कर रहा है। जब कन्फ्यूशियस ने पैतृक मंदिर में प्रवेश किया तो उन्होंने हर चीज़ की जांच की। 3. पुस्तक पूजा का विरोध करें। किताब में जो लिखा है वह सही है। सांस्कृतिक रूप से पिछड़े चीनी किसानों की मानसिकता अभी भी ऐसी ही है। अजीब बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर भी ऐसे लोग हैं जो चर्चा में हमेशा कहते हैं, मुझे दिखाओ कि किताब में कहाँ लिखा है। जब हम कहते हैं कि नेतृत्व के एक उच्च अंक का निर्देश सही है, तो ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि यह नेतृत्व के एक उच्च अंक से आता है, बल्कि इसलिए कि इसकी सामग्री संघर्ष के उद्देश्य और व्यक्तिपरक दोनों परिस्थितियों के अनुरूप होती है और इसकी आवश्यकताओं को पूरा करती है। औपचारिक रवैया अपनाना और निर्देशों पर चर्चा किए बिना और वास्तविक स्थितियों के प्रकाश में उनकी जांच किए बिना आंख मूंद कर उनका पालन करना बिल्कुल गलत है, सिर्फ इसलिए कि वे एक उच्च निकाय से आते हैं। यह इस औपचारिकता द्वारा की गई शरारत है जो बताती है कि पार्टी की लाइन और रणनीति जनता के बीच गहरी जड़ें क्यों नहीं जमा पाती है। किसी उच्च अंक के निर्देश को आंख मूंद कर और प्रतीत होता है कि बिना किसी असहमति के पूरा करना वास्तव में उसे पूरा करना नहीं है, बल्कि उसका विरोध करने या तोड़फोड़ करने का सबसे कलात्मक तरीका है। सामाजिक विज्ञान को विशेष रूप से किताबों से पढ़ने का तरीका भी बेहद खतरनाक है और यहाँ तक कि व्यक्ति को प्रतिक्रांति की राह पर भी ले जा सकता है। इसका स्पष्ट प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि चीनी कम्युनिस्टों का पूरा समूह
जिन्होंने सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में खुद को किताबों तक ही सीमित रखा था, प्रतिक्रांतिकारियों में बदल गए हैं। जब हम कहते हैं कि मार्क्सवाद सही है, तो निश्चित रूप से इसलिए नहीं कि मार्क्स एक पैगंबर थे, बल्कि इसलिए कि उनका सिद्धांत हमारे व्यवहार और हमारे संघर्ष में सही साबित हुआ है। हमें अपने संघर्ष में मार्क्सवाद की आवश्यकता है। उनके सिद्धांत की हमारी स्वीकृति में भविष्यवाणी जैसी रहस्यमय धारणा की कोई औपचारिकता कभी भी हमारे दिमाग में नहीं आती है। जिन लोगों ने मार्क्सवादी किताबें पढ़ी हैं वे क्रांति से विमुख हो गए हैं, जबकि अनपढ़ कार्यकर्ता अक्सर मार्क्सवाद को अच्छी तरह से समझते हैं। बेशक हमें मार्क्सवादी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन यह अध्ययन हमारे देश की वास्तविक परिस्थितियों से जुड़ा होना चाहिए। हमें किताबों की ज़रूरत है, लेकिन हमें किताबी पूजा पर काबू पाना होगा, जो वास्तविक स्थिति से अलग है। हम किताबी पूजा पर कैसे काबू पा सकते हैं? वास्तविक स्थिति की जांच करना ही एकमात्र तरीका है। वास्तविक स्थिति की जांच किए बिना वर्ग बलों का एक आदर्शवादी मूल्यांकन और काम में एक आदर्शवादी मार्गदर्शन होना निश्चित है, जिसके परिणामस्वरूप या तो अवसरवादिता होगी या पुच्चिज्म होगा। क्या आपको इस निष्कर्ष पर संदेह है? तथ्य आपको इसे स्वीकार करने पर मजबूर कर देंगे। बस राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन करने का प्रयास करें या बिना कोई जांच किए संघर्ष का मार्गदर्शन करें, और आप देखेंगे कि ऐसा मूल्यांकन या मार्गदर्शन आधारहीन और आदर्शवादी है या नहीं, और इससे अवसरवादी या पुटिस्ट त्रुटियां होंगी या नहीं। निश्चित रूप से यह होगा। ऐसा कार्रवाई करने से पहले सावधानीपूर्वक योजना बनाने में विफलता के कारण नहीं है, बल्कि योजना बनाने से पहले विशिष्ट सामाजिक स्थिति का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने में विफलता के कारण है, जैसा कि अक्सर हमारी लाल सेना गुरिल्ला इकाइयों में होता है। लिकुई प्रकार के अधिकारी जब पुरुषों को अपराध के लिए दंडित करते हैं तो वे भेदभाव नहीं करते हैं। परिणामस्वरूप अपराधियों को लगता है कि उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है, कई विवाद पैदा होते हैं और नेता सारी प्रतिष्ठा खो देते हैं। क्या लाल सेना में ऐसा अक्सर नहीं होता? इससे पहले कि हम जनता को जीतने और दुश्मन को हराने में सफल हो सकें, हमें आदर्शवाद को मिटाना होगा और सभी अवसरवादी और पुटिस्ट त्रुटियों से बचना होगा। आदर्शवाद को मिटाने का एकमात्र तरीका प्रयास करना और वास्तविक स्थिति की जांच करना है। लिकुई प्रसिद्ध चीनी उपन्यास शुई हु चुवान मार्श के नायक में नायक थे, जो उत्तरी सुंग राजवंश 960-1127 के अंत में हुए किसान युद्ध का वर्णन करता है। वह सरल, स्पष्टवादी और किसानों के क्रांतिकारी हितों के प्रति बहुत वफादार थे, लेकिन कच्चे और व्यवहारहीन थे। सामाजिक और आर्थिक जांच का उद्देश्य वर्ग बलों का सही मूल्यांकन करना और फिर संघर्ष के लिए सही रणनीति तैयार करना है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है, हमें सामाजिक और आर्थिक स्थितियों की जांच क्यों करनी है? तदनुसार हमारी जांच का उद्देश्य सभी सामाजिक वर्ग हैं, न कि खंडित सामाजिक घटनाएं। हाल ही में लाल सेना की चौथी सेना के साथियों ने आमतौर पर जांच के काम पर ध्यान दिया है, लेकिन उनमें से कई लोग जो तरीका अपनाते हैं वह गलत है। इसलिए उनकी जांच के नतीजे एक किराना व्यापारी के खातों की तरह तुच्छ हैं, या उन कई अजीब कहानियों से मिलते जुलते हैं जो एक देहाती व्यक्ति शहर में आने पर सुनता है, या पहाड़ की चोटी से एक आबादी वाले शहर के दूर के दृश्य की तरह हैं। इस प्रकार की जांच का कोई फायदा नहीं है और यह हमारे मुख्य उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकती। हमारा मुख्य उद्देश्य विभिन्न सामाजिक वर्गों की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को जानना है। हमारी जांच का परिणाम प्रत्येक वर्ग की वर्तमान स्थिति और उसके विकास के उतार चढ़ाव की तस्वीर होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब हम किसानों की संरचना की जांच करते हैं तो हमें न केवल मालिक किसानों, अर्धमालिक किसानों और किराएदार किसानों की संख्या जाननी चाहिए, जो किराएदारी संबंधों के अनुसार विभेदित हैं, बल्कि हमें विशेष रूप से उनकी संख्या भी जाननी चाहिए। अमीर किसान, मध्यम किसान और गरीब किसान, जो वर्ग या स्तर के अनुसार विभेदित हैं। जब हम व्यापारियों की संरचना की जांच करते हैं तो हमें न केवल प्रत्येक व्यापार में संख्या, जैसे अनाज, कपड़े, औषधीय जड़ी बूटियां आदि जाननी चाहिए, बल्कि विशेष रूप से हमें छोटे व्यापारियों, मध्यम व्यापारियों और बड़े व्यापारियों की संख्या भी जाननी चाहिए। हमें न केवल प्रत्येक व्यापार की स्थिति की जांच करनी चाहिए, बल्कि विशेष रूप से उसके भीतर वर्ग संबंधों की भी जांच करनी चाहिए। हमें न केवल विभिन्न व्यापारों के बीच बल्कि विशेष रूप से विभिन्न वर्गों के बीच संबंधों की जांच करनी चाहिए। जांच का हमारा मुख्य तरीका विभिन्न सामाजिक वर्गों का विश्लेषण करना होना चाहिए। अंतिम उद्देश्य उनके अंतर्संबंधों को समझना, वर्गबलों के सही मूल्यांकन पर पहुंचना और फिर संघर्ष के लिए सही रणनीति तैयार करना, ये परिभाषित करना कि कौन से वर्ग मुख्य बल हैं।
क्रांतिकारी संघर्ष में किन वर्गों को सहयोगी के रूप में जीतना है और किन वर्गों को उखाड़ फेंकना है, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। वे कौन से सामाजिक वर्ग हैं जिनकी जांच की आवश्यकता है? वे हैं औद्योगिक सर्वहारा, हस्तशिल्प श्रमिक, खेत मजदूर, गरीब किसान, शहरी गरीब, लुम्पेन सर्वहारा, कुशल हस्तशिल्पी, छोटे व्यापारी, मध्यम किसान, धनी किसान, जमींदार, वाणिज्यिक पूंजीपति, औद्योगिक पूंजीपति। हमें अपनी जांच में इन सभी वर्गों या तबकों की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। जिन क्षेत्रों में हम अभी काम कर रहे हैं वहां केवल औद्योगिक सर्वहारा और औद्योगिक पूंजीपति वर्ग अनुपस्थित है और हम लगातार अन्य सभी के संपर्क में आते रहते हैं। हमारे संघर्ष की रणनीति इन सभी वर्गों और स्तरों के संबंध में रणनीति है। हमारी पिछली जांचों में एक और गंभीर कमी कस्बों की उपेक्षा के लिए ग्रामीण इलाकों पर अनुचित तनाव रही है, जिससे कई कॉमरेड शहरी गरीबों और वाणिज्यिक पूंजीपति वर्ग के प्रति हमारी रणनीति के बारे में हमेशा अस्पष्ट रहे हैं। संघर्ष के विकास ने हमें पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाकों की ओर जाने में सक्षम बनाया है। हम शारीरिक रूप से तो नीचे आ गए हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम अभी भी पहाड़ों में ही हैं। हमें कस्बों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों को भी समझना होगा, अन्यथा हम क्रांतिकारी संघर्ष की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होंगे। यहाँ पहाड़ कियांगसी और हुनान प्रांतों की सीमाओं के साथ चिंगकॉन पर्वत क्षेत्र हैं। मैदान दक्षिणी कियांगसी और पश्चिमी फुकियेन में हैं। जनवरी 1929 में कॉमरेड माओ त्से तुंग ने 2 बड़े क्रांतिकारी आधार क्षेत्र स्थापित करने के लिए लाल सेना की चौथी सेना की मुख्य सेना का नेतृत्व चिंगकॉन पर्वत से दक्षिणी कियांगसी और पश्चिमी फुकियेन तक किया। चीन के क्रांतिकारी संघर्ष में जीत चीनी कामरेडों की चीनी परिस्थितियों की समझ पर निर्भर करेगी। हमारे संघर्ष का उद्देश्य लोकतंत्र के माध्यम से समाजवाद प्राप्त करना है। इस कार्य में पहला कदम मजदूर वर्ग के बहुमत को जीतकर और जमींदार वर्ग, साम्राज्यवाद और कुओमितांग शासन को उखाड़ फेंकने के लिए किसान जनता और शहरी गरीबों को जागृत करके लोकतांत्रिक क्रांति को पूरा करना है। अगला कदम समाजवादी क्रांति को अंजाम देना है, जो इस संघर्ष के विकास का अनुसरण करेगी। इस महान क्रांतिकारी कार्य को पूरा करना कोई सरल या आसान काम नहीं है और यह पूरी तरह से सर्वहारा पार्टी की सही और दृढ़ रणनीति पर निर्भर करेगा। यदि इसके संघर्ष की रणनीति गलत है या संयमित और ढुलमुल है, तो क्रांति को निश्चित रूप से अस्थायी हार का सामना करना पड़ेगा। ये ध्यान में रखना होगा कि बुर्जुआ पार्टियां भी संघर्ष की अपनी रणनीति पर लगातार चर्चा करती रहती हैं। वे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि मजदूर वर्ग के बीच सुधारवादी प्रभाव कैसे फैलाया जाए ताकि उसे गुमराह किया जा सके और उसे कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व से दूर किया जा सके। गरीब किसानों के विद्रोह को दबाने के लिए अमीर किसानों को कैसे तैयार किया जाए और क्रांतिकारी को दबाने के लिए गैंगस्टरों को कैसे संगठित किया जाए। संघर्ष ऐसी स्थिति में जब वर्ग संघर्ष तेजी से तीव्र होता जा रहा है और करीब करीब लड़ा जा रहा है, सर्वहारा वर्ग को अपनी जीत के लिए पूरी तरह से अपनी ही पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी की संघर्ष की सही और दृढ़ रणनीति पर निर्भर रहना पड़ता है। किसी भी परिस्थिति में कम्युनिस्ट पार्टी की संघर्ष की सही और अटल रणनीति किसी कार्यालय में बैठे कुछ लोगों द्वारा नहीं बनाई जा सकती। वे जन संघर्ष के दौरान यानी वास्तविक अनुभव के माध्यम से उभरते हैं। इसलिए हमें हर समय सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करना चाहिए और व्यवहारिक जांच करनी चाहिए। वे कॉमरेड जो अनम्य, रूढ़िवादी, औपचारिकतावादी और निराधार आशावादी हैं, सोचते हैं कि संघर्ष की वर्तमान रणनीति एकदम सही है, कि पार्टी की छठी राष्ट्रीय कांग्रेस की दस्तावेजों की पुस्तक स्थायी जीत की गारंटी देती है और कोई भी हमेशा विजयी हो सकता है स्थापित तरीकों का पालन करके। ये विचार बिल्कुल गलत हैं और इनका इस विचार से कोई लेना देना नहीं है कि कम्युनिस्टों को संघर्ष के माध्यम से अनुकूल नई परिस्थितियां बनानी चाहिए। वे पूरी तरह से रूढ़िवादी रेखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब तक इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया जाता, ये लाइन क्रांति को भारी नुकसान पहुंचाएगी और खुद इन साथियों को भी नुकसान पहुंचाएगी। जाहिर तौर पर हमारी लाल सेना में कुछ ऐसे कॉमरेड हैं जो चीज़ों को वैसे ही छोड़ देने में संतुष्ट हैं जैसे वे हैं, जो किसी भी चीज़ को पूरी तरह से समझने की कोशिश नहीं करते हैं और निराधार आशावादी हैं, और वे ये भ्रम फैलाते हैं कि ये सर्वहारा है। वे पेट भर खाना खाते हैं और दिन भर अपने कार्यालयों में ऊँघते रहते हैं, बिना एक कदम भी आगे बढ़े और जांच के लिए जनता के बीच जाते हैं। जब भी वे अपना मुंह खोलते हैं, उनकी बेतुकी बातें लोगों को बीमार कर देती हैं। इन साथियों को जगाने के लिए हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी और उन्हें पुकारना होगा, बिना देर किए अपने रूढ़िवादी विचारों को बदलें। उनके स्थान पर प्रगतिशील एवं उग्रवादी कम्युनिस्ट विचार अपनाएं। संघर्ष में उतरो, जनता के बीच जाएं और तथ्यों की जांच करें। 7.
निवेश की तकनीक 1। तथ्यान्वेषी बैठकें आयोजित करें और चर्चाओं के माध्यम से जांच करें। सत्य के करीब पहुंचने का यही एकमात्र तरीका है, निष्कर्ष निकालने का यही एकमात्र तरीका है। यदि आप चर्चाओं के माध्यम से जांच के लिए तथ्य खोज बैठकें नहीं करते हैं, बल्कि केवल एक व्यक्ति के अपने अनुभव पर भरोसा करते हैं, तो गलतियां करना आसान है। यदि आप चर्चा के लिए मुख्य प्रश्न उठाने के बजाय लापरवाही से प्रश्न पूछते हैं तो आप ऐसी बैठकों में संभवतः कम या ज़्यादा सही निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। 2. किस प्रकार के लोगों को तथ्यान्वेषी बैठकों में भाग लेना चाहिए? वे सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से भली भांति परिचित लोग होने चाहिए। जहां तक उम्र का सवाल है, वृद्ध लोग सर्वोत्तम हैं, क्योंकि वे अनुभव से समृद्ध हैं और न केवल जानते हैं कि क्या हो रहा है बल्कि कारणों और प्रभावों को भी समझते हैं। संघर्ष का अनुभव रखने वाले युवाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास प्रगतिशील विचार और पैनी नज़रें होती हैं। जहां तक कब्जे का सवाल है, वहां मजदूर, किसान, व्यापारी, बुद्धिजीवी और कभी कभी सैनिक और कभी कभी आवारा भी होने चाहिए। स्वाभाविक रूप से, जब किसी विशेष विषय पर विचार किया जा रहा हो, तो जिन लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है, उन्हें उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, जब वाणिज्य जांच का विषय हो तो श्रमिकों, किसानों और छात्रों को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। 3. कौन सा बेहतर है, एक बड़ी तथ्यान्वेषी बैठक या एक छोटी बैठक? यह अन्वेषक की बैठक आयोजित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। यदि वह इसमें अच्छा है, तो 1 दर्जन या 20 या अधिक लोगों की बैठक बुलाई जा सकती है। एक बड़ी बैठक के अपने फायदे हैं। उत्तरों से आपको काफ़ी सटीक आंकड़े मिलते हैं, उदाहरण के लिए कुल किसान आबादी में गरीब किसानों का प्रतिशत जानने में, और काफ़ी सही निष्कर्ष, उदाहरण के लिए ये पता लगाने में कि क्या समान या विभेदित भूमि पुनर्वितरण बेहतर है। निस्संदेह इसके अपने नुकसान भी हैं। जब तक आप बैठकें आयोजित करने में कुशल नहीं होंगे, आपको व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल होगा। तो की संख्या, किसी मीटिंग में लोगों का शामिल होना अन्वेषक की योग्यता पर निर्भर करता है। हालांकि न्यूनतम 3 है, अन्यथा प्राप्त जानकारी वास्तविक स्थिति के अनुरूप बहुत सीमित होगी। 4. जांच की विस्तृत रूपरेखा तैयार करें। एक विस्तृत रूपरेखा पहले से तैयार की जानी चाहिए और अन्वेषक को रूपरेखा के अनुसार प्रश्न पूछना चाहिए और बैठक में उपस्थित लोगों को अपना उत्तर देना चाहिए। जो भी बिंदु अस्पष्ट या संदिग्ध हो उन्हें चर्चा के लिए रखा जाना चाहिए। विस्तृत रूपरेखा में मुख्य विषय और उपशीर्षक और विस्तृत आइटम भी शामिल होने चाहिए। उदाहरण के लिए, वाणिज्य को मुख्य विषय के रूप में लेते हुए इसमें कपड़ा, अनाज, अन्य आवश्यकताएं और औषधीय जड़ी बूटियां जैसे उपशीर्षक हो सकते हैं। फिर कपड़े के नीचे के लिको, होमस्पून और रेशम और साटन जैसी विस्तृत वस्तुएं हो सकती हैं। 5. व्यक्तिगत भागीदारी। नेतृत्व देने की जिम्मेदारी वाले प्रत्येक व्यक्ति, टाउनशिप सरकार के अध्यक्ष से लेकर केंद्र सरकार के अध्यक्ष तक, टुकड़ी के नेता से लेकर कमांडर इन चीफ तक, पार्टी शाखा के सचिव से लेकर महासचिव तक को व्यक्तिगत रूप से जांच करनी चाहिए, विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में, और केवल रिपोर्ट पढ़ने पर निर्भर न रहें, क्योंकि जांच करना और रिपोर्ट पढ़ना 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। 6. गहराई से जांच करें। जांच कार्य में नए किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष स्थान, जैसे एक गांव या शहर की किसी विशेष समस्या जैसे अनाज या मुद्रा की समस्या के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए 1 या 2 गहन जांच करनी चाहिए। किसी विशेष स्थान या समस्या की गहन जांच से भविष्य में अन्य स्थानों या समस्याओं की जांच आसान हो जाएगी। 7. अपने खुद के नोट्स बनाएं। अन्वेषक को न केवल तथ्य खोज बैठकों की अध्यक्षता करनी चाहिए और उपस्थित लोगों को उचित मार्गदर्शन देना चाहिए, बल्कि अपने स्वयं के नोट्स भी बनाने चाहिए और परिणामों को स्वयं रिकॉर्ड करना चाहिए। दूसरों से उसके लिए ऐसा करवाना अच्छा नहीं है।